हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा ठिकाना जहाँ शांति बोलती है और हर पहाड़ एक कहानी सुनाता है। ये है स्पीति, ठंडी रेगिस्तानी घाटी जहाँ हर पत्थर, हर हवा और हर मुस्कान हमें जीवन का असली अर्थ सिखाती है। यह सफ़र है शिमला से काजा तक और उसी राह वापस लौटने का। इस सफ़र की कहानी मेरी जुबानी। सफ़र की शुरुआत हुई शिमला से। यहाँ की चहल पहल, ठंडा मौसम, मॉल रोड की भीड़ और उस भीड़ में मुस्कुराता हर वो चेहरा जो आया था यहाँ की कुछ यादों को अपने साथ ले जाने। पलक झपकते ही कब रात हो गई पता ही नहीं चला और हरा भरा शिमला चमकते हुए छोटे छोटे सितारों सा टिमटिमाने लगा। असली सफर अगले दिन शुरू हुआ। पहाड़ी रास्तों से होते हुए हम जा रहे थे शिमला से काजा जाने वाले उस रास्ते पे जो दुनिया के सबसे कठिन रास्तों में से गिने जाते हैं। धीरे धीरे सफ़र तय करते करते हम पहुंचे उस मोड़ पे जहां से सांगला और चितकुल का रास्ता काजा के रास्ते से अलग हो जाता है। करचम ब्रिज से हमने सांगला वैली और चितकुल की ओर रुख किया। धीरे धीरे भीड़, शोर शराबा सब पीछे छूट रहा था। साथ साथ बह रही थी बसपा नदी जो इन पहाड़ों की सबसे पुरानी दोस्त थी। सांगला चितकुल का ये रास्ता काफी खराब था पर वैली उतनी ही खूबसूरत। हम सुबह से निकले हुए थे और शाम होने के कारण हमने सांगला रुकने का ही फैसला किया। अगली सुबह पहाड़ों की हर सुबह की तरह उमंग से भरी हुई थी और उसी उमंग से हम निकले यहाँ के कामरू फोर्ट और श्री बद्री विशाल जी मंदिर को देखने। श्री बद्री विशाल जी मंदिर भगवान विष्णु के बद्रीनाथ स्वरूप को समर्पित है। यह मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र है और यह किन्नौर देवता परंपरा का अहम हिस्सा माना जाता है जिसमें देवताओं को जीवित शक्ति स्वरूप में माना जाता है। यहीं से कुछ और ऊपर था कामरू फोर्ट। कामरू फोर्ट हिमाचल के सबसे पुराने किलों में गिना जाता है। माना जाता है
कि इसकी उम्र लगभग 800 से 1000 वर्ष है। किले के भीतर कामाख्या देवी की मूर्ति स्थापित है, जिसे असम से लाकर यहाँ स्थापित किया गया था। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यह किला सिर्फ एक राजसी ठिकाना नहीं, बल्कि एक धार्मिक और पवित्र स्थल भी है। यहाँ प्रवेश के समय पारंपरिक किन्नौरी पोशाक पहननी होती है, जो इसकी पवित्रता और स्थानीय परंपरा को दर्शाता है। हमें भी एक पहाड़ी टोपी और एक भगवा कपड़ा दिया गया, जिसे पहन के हमने अंदर प्रवेश किया। बहुत हाइट पे सिचुएटेड होने से यहाँ बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है और मेडिटेट करने के लिए एक आइडल जगह बन जाती है। दोनों जगहों को देखने के बाद अब वक्त था सफ़र को आगे बढ़ाने का और पहाड़ों की एक्सट्रीम में बसा हिंदुस्तान का आखिरी गांव चितकुल देखने का। सांगला से चितकुल का रास्ता कच्चा होने के कारण थोड़ा चैलेंजिंग था। बरसातों की वजह से सड़कों का काफ़ी नुकसान होता है और उन्हें दोबारा बनाना भी उतना ही चैलेंजिंग होता है। हालांकि वैली की खूबसूरती ही इतनी थी कि सड़क पे ध्यान ही नहीं जा रहा था। सड़क कभी पहाड़ी मोड़ों से होकर गुजरती तो कभी बसपा नदी के साथ साथ बहती। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़, दूर बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और बीच बीच में छोटे छोटे गांव इस सफ़र को यादगार बना रहे थे। चितकुल इंडिया का लास्ट विलेज है, क्योंकि इसके आगे चीन की सीमा शुरू हो जाती है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर आईटीबीपी की एक पोस्ट है, जहाँ आम नागरिकों की एंट्री नहीं होती। इसलिए चितकुल का नाम सुनते ही सबके मन में सीमा पर बसे अंतिम गांव का गौरव जाग जाता है। चितकुल पहुंचकर हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे में खाना खाने का एक्सपीरियंस भी अमेजिंग था। यहाँ बैठकर गर्मा गर्म पराठे, मैगी या चाय पीने का अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ढाबे के बाहर लगे बोर्ड पर लिखा है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, जो हर टूरिस्ट के कैमरे में कैद हो ही जाता है। हालांकि सांगला से चितकुल बहुत दूर नहीं था, लेकिन यहाँ पहुँचते ही लगा कि यहीं ठहर जाएं। नेटवर्क ना के बराबर था, लेकिन नेचर के इतने नज़दीक पहुंचकर हमारी बैटरी फुल चार्जिंग पे लगी हुई थी। कुछ देर रेस्ट किया और फिर हम निकले चितकुल के गांव की गलियों में और यहाँ के लोगों को और नज़दीक से देखने। चितकुल के लोग बेहद सादगीपूर्ण और मेहनती हैं। यहाँ की बोली, कल्चर, पहनावे में आपको हिंदू और बुद्ध परंपराओं का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। गांव के घर लकड़ी और पत्थर से बने थे, जिनकी छतें स्लांटेड होती हैं ताकि बर्फ आसानी से फिसल सके। यहाँ के मासूम बच्चे मुस्कान के साथ आपको जुल्ले कहते हैं, जिसका मतलब नमस्ते है। चितकुल में मोनास्ट्री और देवता मंदिर दोनों मिलते हैं। यहाँ के लोग देवताओं को जीवित शक्ति मानते हैं और हर त्योहार सामूहिक रूप से मनाते हैं।
इसके बाद हम यूं ही टहलते टहलते निकल पड़े इस वैली और बसपा नदी के और नज़दीक जाने के लिए। चितकुल की वादियों में एक अजीब सी शांति थी, एक अजीब सा ठहराव था। जो खूबसूरती हमने अपनी आंखों में कैद की वो सदा के लिए हमारे साथ रह गई। सफ़र का अगला पड़ाव और रोमांचक होने वाला था। ऊंचे पहाड़ों, गहरी खाइयों और बसपा नदी के शोर को सुनते सुनते कब ये रास्ता फिर से शिमला काजा के रास्ते से आ मिला पता ही नहीं चला। 3 दिन बीत चुके थे और सफ़र का असली मज़ा अभी बाकी था। रास्ते में सोचा कि कल्पा में ठहर लिया जाए। कल्पा पहुँचे तो मन बदल गया। कहा जब इतनी दूर आए हैं तो क्यों ना और आगे बढ़ा जाए। तो फिर हमने नाको जाने का फैसला किया। काजा के रास्तों में सबसे हैरान कर देने वाला नज़ारा था वो पहाड़ जो सड़क के ऊपर झुके हुए थे। लेकिन यही चुनौती इन सड़कों को और ख़ास बनाती है। खतरनाक रास्तों के बावजूद हम रुकना नहीं चाहते थे। जैसे जैसे हम बढ़ते गए पहाड़ों पर हरियाली घटने लगी। हरे भरे पहाड़ अब बंजर रूखे पहाड़ों में तब्दील होने लगे। ऑक्सीजन का लेवल भी धीरे धीरे गिर रहा था। नीचे की घाटी में सतलुज नदी का शोर भी धीरे धीरे दूर होता गया। भीड़ भाड़ वाली बस्तियां कम होती गई और रास्ते सुनसान होने लगे। दिन ढलते ढलते और इतने लंबे सफ़र के बाद जब हम नाको पहुँचे तो थकान शरीर में भर गई थी, मगर दिल में एक अजीब सी खुशी थी। नाको भले ही एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ के लोग दिल से बड़े हैं। जिस होम स्टे में हम ठहरे वहाँ के परिवार ने हमें अपनों जैसा ही अपनापन दिया। गरम खाना, सुकून देने वाली चाय और उनकी सादगीपूर्ण मुस्कान ने पूरे दिन की थकान को पल भर में मिटा दिया। रात की थकान सुबह होते ही नई ताजगी में बदल गई। हमने नाश्ता किया और सोचा क्यों ना गांव की गलियों से होकर नाको झील और नाको मोनास्ट्री तक चला जाए। नाको की गलियों से गुजरते हुए महसूस हुआ कि कितनी सादगी है यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में। कोई ट्रैफिक में भागती भीड़ नहीं, कोई चेहरे पे नकली हंसी नहीं, बस सब स्लो था और कंप्लीट था। कुछ देर बाद हम गांव के बीचों बीच बसी नाको झील पहुंचे। झील का पानी इतना शांत था कि उसमें आसमान और पहाड़ों की परछाई साफ दिख रही थी। कहा जाता है कि यह झील सदियों पुरानी है और स्थानीय लोगों की धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है। झील देखने के बाद हम नाको मोनास्ट्री पहुंचे। यह मोनास्ट्री 11वीं शताब्दी की बताई जाती है और बौद्ध परंपरा का जीवित प्रतीक है। यहाँ की दीवारों पर बनी पुरानी पेंटिंग्स हमें किसी आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाती थी। वहाँ खड़े होकर ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो और हम इतिहास के किसी अध्याय का हिस्सा बन गए हों। गांव की इस शांत और सुकून भरी सुबह के बाद अब समय था फिर से रास्तों पर लौटने का। हमने बैग पैक किए और गाड़ी स्टार्ट की। नाको की ताजगी भरी यादों को साथ लिए हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव काजा, स्पीति घाटी की राजधानी की ओर। दिल में उत्साह था कि अब आगे क्या अद्भुत नज़ारे और अनुभव हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। रास्ते सन्नाटों से भरे हुए और पहाड़ एकदम सूखे। बीआरओ ने बहुत ही बेहतरीन सड़कें बनाई हैं जो वाकई में काबिले तारीफ हैं।
कुछ दूर चले तो हमें पता लगा एक ऐसी जगह का जिसे मिस करना शायद हमारी भूल होती। ये जगह थी गुए मोनास्ट्री। गुए मोनास्ट्री भी काजा हाईवे से थोड़ा हटकर है, इसलिए यहाँ पहुँचने के लिए भी हमें काजा के मेन हाईवे से अलग होना पड़ा। रास्ता थोड़ा कच्चा था पर बहुत ही खूबसूरत था। गुए मोनास्ट्री अपने मम्मी स्तूपा के लिए बहुत ही मशहूर है। यहाँ 500 वर्ष पुरानी एक मम्मी है जो एक बुद्धिस्ट मॉन्ग सेंगा तेंजिन की बताई जाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह मम्मी बिना किसी केमिकल या आधुनिक तकनीक के आज भी सुरक्षित है। इस गांव की शांति और इस ऐतिहासिक धरोहर ने हमें भीतर तक छू लिया। वापस जाते समय मेरा ध्यान एक अजीब सी चीज पे ठहरा। यहाँ एक बूढ़ी महिला अपने ध्यान में बैठी थी और एक छोटी सी हट में बहता पानी एक तरफ से जा रहा था और दूसरी ओर से निकल रहा था। मुझे कुछ देर तो समझ ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है। क्यूरियोसिटी से मैंने उस बुजुर्ग महिला से पूछ ही लिया कि यहाँ क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ अंदर एक छोटी सी फ्लोर मिल है जो पानी की एनर्जी से चलती है। उनसे अनुमति लेने के बाद मैं इस छोटी सी फ्लोर मिल को देखने अंदर चला गया। ऐसा कुछ मैंने पहली बार देखा था और ये अपने आप में अनोखा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पानी की एनर्जी को यूज़ करके एक छोटी सी फ्लोर मिल भी बनाई जा सकती है। यहाँ से अपनी गाड़ी फिर से हम काजा के हाईवे पे ले आए। रास्ता और कठिन होता गया। इस रास्ते पे आके धड़कनें बढ़ ही जाती हैं क्योंकि पहाड़ों से छोटे छोटे पत्थर हमेशा गिरते ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में गाड़ी को बीच सड़क पे रोकना खतरे से खाली नहीं होता। बीच बीच में नदी हमारे साथ बहती रही, कभी नीचे घाटी में गहराई तक तो कभी बिल्कुल पास। इस पूरी यात्रा में एक बेहद ज़रूरी बात है फ्यूल पंप की अवेलेबिलिटी। आखिरी भरोसेमंद पंप आपको रेकांगपियो में मिलेगा और अगला सीधा काजा में, इसलिए टैंक फुल रखवाना ही समझदारी है। रास्ते में हम ताबो से होते हुए गुजरे। यहाँ भी बहुत से टूरिस्ट स्टे करते हैं, लेकिन हमें आज हर हाल में काजा पहुंचना था। ताबो में भी एक मोनास्ट्री बहुत मशहूर है और ताबो को हिमालय का अजंता भी कहा जाता है। नाको से काजा तक रास्ते बहुत ही वीरान है दोस्तों। यहाँ दूर दूर तक एक भी दुकान नहीं दिखाई देती। ताबो से आगे सड़कों की कठिनाई और बढ़ जाती है। सूखे बंजर पहाड़ चारों ओर फैले हुए हैं। हवा इतनी तेज चलती है कि ढलानों से पत्थर सड़क पर गिरते ही रहते हैं। हर मोड़ पर गाड़ी सावधानी से चलानी पड़ती है। डर और चुनौती दोनों इस सफ़र को रोमांचक बना देते हैं, लेकिन इन्हीं सूने और वीरान पहाड़ों के बीच छुपा है स्पीति का असली सौंदर्य। कई घंटों के सफ़र के बाद जब हमें कुछ बस्ती दिखाई दी तो हम समझ चुके थे कि यही है काजा। समुद्र तल से लगभग 3800 मीटर की ऊंचाई पर बसा काजा स्पीति घाटी की राजधानी है। आबादी बहुत कम है, लेकिन स्टेज के अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल थे और वो भी बहुत ही नॉमिनल से प्राइसेस पे।
कुछ देर आराम किया और फिर हम निकले गाज़ा की छोटी सी मार्केट की चहल पहल देखने और कुछ शॉपिंग करने। आज का दिन काफ़ी थकान भरा था। नींद कब आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह हम गाज़ा से निकलकर यहाँ के सबसे फेमस स्पॉट की मोनास्ट्री पहुँचे। की मोनास्ट्री समुद्र तल से लगभग 4160 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मोनास्ट्री स्पीति की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मोनास्ट्री है। ग्यारहवीं शताब्दी में बनी यह मोनास्ट्री तिब्बती बौद्ध संस्कृति का गढ़ है। ऊपर से दिखने वाला वैली का व्यू मानो इतना सुंदर है कि जैसे पूरा संसार आपकी आंखों के नीचे समा गया हो। की मोनास्ट्री से हम आगे बढ़े और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर हुए। यहाँ बसा एक छोटा सा गांव लांगजा अपने आप में ही विचित्र है। लांगजा समुद्र तल से लगभग 4400 मीटर की ऊंचाई पर बसा है और अपनी विशाल बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। जैसे ही हम लांगजा की ओर बढ़ रहे थे, अचानक से मौसम बदला और बर्फ गिरने लगी। हम फटाफट गाड़ी से उतरे और इस बर्फबारी का मजा लेने लगे। गर्मियों के मौसम में बर्फबारी देखना अपने आप में ही एक सपना सा लगता है। कुछ ही देर में बर्फबारी रुक गई और फिर हम आगे बढ़े। लांगजा में भगवान बुद्ध की एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा है। यहाँ हवा में बस शांति और सुकून था। भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने खड़े होकर जब हमने सफ़ेद बर्फ की घाटी देखी तो यह दृश्य जीवन में केवल एक बार मिलने वाला अनुभव था। लांगजा से हम आगे बढ़े और पहुंचे हिक्किम। हिक्किम जहां दुनिया का सबसे ऊंचा और भारत का लास्ट पोस्ट ऑफिस है। समुद्र तल से लगभग 4400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस पोस्ट ऑफिस से हमने अपने आप को पोस्ट कार्ड भेजे। हालांकि हमें बाद में मालूम चला कि ये पोस्ट कार्ड कभी पोस्ट ही नहीं होते। इसके बाद हमारी गाड़ी चढ़ाई करती हुई पहुंची कॉमिक। दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल विलेज, सी लेवल से लगभग 4587 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ पहुंचकर लगा जैसे हम सचमुच दुनिया की छत पर खड़े हैं। वही बर्फ से ढके पहाड़ जो हमें नीचे से बहुत ऊंचे लगते हैं, अब हमारी आंखों से नीचे की ओर दिखाई दे रहे थे। गांव में शांति इतनी गहरी थी कि बस हवा की आवाज़ और दूर पहाड़ों की खामोशी सुनाई दे रही थी।
हमने 1 घंटा वहीं बैठकर बर्फीली चोटियों को निहारा और इस सन्नाटे में खुद को खो दिया। ये दिन हमारी ज़िंदगी के उन खास पलों में जुड़ गया जो हमें आखिरी सांस तक याद रहने वाले थे। काजा में बिताए वो सुनहरे दिन हमारे दिल में बस गए, लेकिन हर यात्रा का एक अंत होता है। शाम ढल चुकी थी और हम वापस काजा पहुंचे। मनाली का रास्ता बंद होने के कारण हमें उसी रास्ते से लौटना पड़ा जिससे हम आए थे। फिर वही खतरनाक मोड़, वही हवा में झुकते पहाड़, वही पत्थरों से भरे सूखे दर्रे और वही नदी का साथ। लेकिन इस बार एक अंतर था। अब ये रास्ते डरा नहीं रहे थे, बल्कि यादों की तरह दिल में बस चुके थे।